हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास क्रॉनिकल। मेरा नाम शिव प्रभा है और ये मेरे चैनल का साइंस सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन टॉपिक को स्टार्ट किया। इस टॉपिक में हमने देखा कि न्यूट्रिशन होता क्या है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, डाइजेशन के प्रोसेस और पाथवे ऑफ फूड इन ह्यूमन को भी हमने डिस्कस किया। आज हम डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन डिस्कस करेंगे, जिसे हम हिंदी में पाचन तंत्र भी कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट पेपर 2 के लिए, क्योंकि इसमें से ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो ऑलरेडी पिछले 10 सालों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, ताकि जब हम इसके क्वेश्चन सेट को सॉल्व करें, इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट होगा हमारा, उसे जब हम सॉल्व करें तो आपको आसानी से आंसर देते बने। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारी फूड की जो जर्नी स्टार्ट होती है बकल कैविटी से, और वो हर स्टेशन में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकता है। और आज हम देखेंगे कि हर स्टेशन में हमारे फूड के साथ होता क्या है। वैसे ये बहुत सिंपल लगता है ना। डाइजेशन क्या होता है? जब डाइजेशन वो होता है कि जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है या कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं जो हमारे फूड में पाए जाते हैं, वो सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगता है, लेकिन ये उतना सिंपल प्रोसेस होता नहीं है। इसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं जो हर एक ऑर्गन में होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हर एक ऑर्गन में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग पार्ट है हमारे डाइजेशन प्रोसेस का, वो है बकल कैविटी। और बकल कैविटी से हमारे इंजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इंजेशन मतलब जब हम फूड इनटेक करते हैं या जब हम खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। तो ये है हमारा बकल कैविटी, जिसे हम हिंदी में मुख गुहा भी कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, टीथ और टंग होता है, मतलब दांत और जीभ होते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम फूड को लेते हैं अपने मुंह में, तो क्या करते हैं, हम च्यू करते हैं या फूड को मतलब बाइट करते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, है ना। और इसमें कौन हेल्प करता है? टंग हेल्प करता है हमारा। और इसके साथ हमारे बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड भी मौजूद होता है। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। तो ये सलाइवरी ग्लैंड क्या हेल्प करता है हमें? हमारे जो फूड है उसको मॉइस्चर, मतलब थोड़ा सा लिक्विडिटी देता है ना। और उसको क्या करता है, एक सॉलिड पेस्ट जैसा बनाने में हेल्प करता है। और उसको मिक्स करने में हमारा टंग जो है उसकी हेल्प करता है। तो बकल कैविटी में जो सबसे पहला डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इंजेशन। इंजेशन के बाद अगला ही डाइजेशन प्रोसेस जो है हमने देखा था मैकेनिकल डाइजेशन, वो भी हुआ, है ना। क्योंकि जो साइज़ है फूड पार्टिकल का, वो हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकली हम छोटा कर रहे हैं फूड पार्टिकल्स को। किसकी हेल्प से? दांतों की हेल्प से, है ना। तो दांतों ने भी हेल्प किया डाइजेशन प्रोसेस में हमारे। तो अगर हम देखें अब टीथ की, अगर हम बात करें अपने बकल कैविटी में, तो टीथ भी बहुत टाइप्स के होते हैं। देखा है ना, कोई चपटा, कोई नुकीला, कोई चौड़ा। तो अलग अलग टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे बकल कैविटी में। तो ये सारे टीथ अलग अलग शेप के या अलग अलग साइज़ के क्यों होते हैं? कभी सोचा है आपने? वैरायटी के लिए? नहीं, इन सब के भी अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितने टाइप के टीथ्स होते हैं। टीथ होते हैं 4 टाइप्स के हमारे बकल कैविटी में। और कौन कौन से होते हैं? इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और इनके भी फंक्शंस देखिए, ये अलग अलग होते हैं। जैसे इंसीजर्स कटिंग और बाइटिंग के लिए होते हैं, जो देखिए सामने के दांत होते हैं। अपर जॉ और लोअर जॉ में जो सामने के दांत होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसीजर्स। कैनाइन जो होता है इंसीजर के जस्ट बगल में होता है, जो थोड़ा पॉइंटेड होता है, जो पियर्सिंग और टीयरिंग में हेल्प करता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये थोड़ा पॉइंटेड होता है। आप प्रैक्टिकली भी अपने मुंह में देख सकते हैं एक बार, ठीक है। फिर आता है प्री मोलर्स एंड मोलर्स। तो प्री मोलर्स जो है वो कैनाइन के जस्ट बगल वाले टीथ होते हैं, और मोलर्स जो है वो लास्ट में देखिए, जो थोड़े चौड़े होते हैं वो होते हैं। और ये जो प्री मोलर्स और मोलर्स जो होते हैं हमारे फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। देखिए ये चौड़े होते हैं, है ना। तो इजीली हमारे जो फूड पार्टिकल्स है उसको ग्राइंड करके थिक पेस्ट में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टंग है, टंग भी मतलब हेल्प करता है कि हम सलाइवा और फूड पार्टिकल्स को आपस में मिक्स कर पाते हैं।
और ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होता है, मैंने बताया था ना कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है जिसमें से सलाइवा सिक्रीट होता है, उसमें एमाइलेज एंजाइम होता है और ये एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। क्योंकि स्टार्च जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें काफ़ी सारे ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं और ये इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को हमारा बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इसलिए क्या करता है, एमाइलेज जो है जो सलाइवा में मिलता है वो स्टार्च को छोटे छोटे ग्लूकोज के यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, जिसको हम ईजिली फिर एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इस पॉइंट को प्लीज़ नोट कर लीजिएगा कि एमाइलेज जो है वो हमारे सलाइवा में पाया जाता है। ये एंजाइम है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब ये जो टंग है ये सलाइवा और फूड को मिक्स करने में तो हेल्प करता ही है, इसके अलावा टेस्ट बड्स भी होते हैं हमारे टंग में। हम जब भी फूड को टेस्ट करते हैं तो टंग में रखते हैं ना, क्योंकि जो टेस्ट बड्स हैं हमें फूड का स्वाद उन्हीं से पता चलता है। तो इसके भी अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख सकते हैं कि जो टिप होती है वहाँ पे स्वीट टेस्ट बड्स होते हैं और जो साइड में लगा होता है कॉर्नर का वो सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। जो अपर कॉर्नर में होता है वो सोर होता है, खट्टा होता है। और जो लास्ट वाला होता है वो बिटर यानी कि कड़वा पार्ट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस में क्या होता है कि जो स्वॉलोड फूड पार्टिकल होता है, जो फूड होता है हमारा, वो फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में आता है और ईसोफेगस जो है उसको स्टमक तक पहुंचाता है। स्टमक तक पहुंचाने के लिए जो मूवमेंट होता है ईसोफेगस में, हम उसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। मतलब कि ये वो मूवमेंट होता है जिसमें फूड जो है वो आगे की तरफ कैसे मूव होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से। मतलब यहाँ पे ईसोफेगस के जो वॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जो फूड होता है वो आगे की तरफ मूव होता है। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो येलो रीजन है इसे हम कहते हैं ईसोफेगस। एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली है, इसको आप नोट कर लीजिए कि पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे डाइजेशन का कोई भी प्रोसेस नहीं होता, चाहे वो केमिकल हो या मैकेनिकल प्रोसेस हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक पैसेज का काम करता है जहाँ पे ये फूड को है स्टमक तक पहुँचाता है। तो प्लीज़ इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं स्टमक में। तो स्टमक जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं। तो स्टमक में क्या होता है कि स्टमक फिर चर्न करता है, ये मिक्स करता है उस खाने को पूरे डाइजेस्टिव जूस के साथ में। तो यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है, वो फिर फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है फूड को और अच्छे से मिक्स करता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में। यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सीक्रेट होता है और ये जो एसिड है ये हेल्प करता है बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने में। मतलब फूड पार्टिकल के साथ में कोई भी बैक्टीरिया भी अगर आया हो तो वो HCl के थ्रू क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वैसे हम जानते हैं कि HCl जो है ये कोरोसिव नेचर का होता है क्योंकि ये तो एसिड है। तो स्टमक को कोई इफ़ेक्ट क्यों नहीं होता इससे? वो इसलिए क्योंकि स्टमक के वॉल्स म्यूकस भी सिक्रीट करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके वॉल्स में म्यूकस का एक लेयर बन जाता है। इस वजह से HCl का कोई इफ़ेक्ट म्यूकस के वॉल स्टमक के वॉल पे नहीं होता है। यहाँ पे स्टमक जो है वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होता है स्टमक में, जो बाद में पेप्सिन बनता है और ये हेल्प करता है प्रोटीन ब्रेकडाउन में। और ये पेप्सिनोजन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए जो pH लेवल होना चाहिए वो 3 to 5 होना चाहिए, जो हमारा जो स्टमक है मेंटेन कर लेता है उस चीज़ को, जिस वजह से पेप्सिनोजन एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। स्टमक के बाद हमारा जो फूड है वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि ये देखिए ये 7.5 मीटर लंबा होता है, मतलब 22 से 25 फीट लॉन्ग है ना, बहुत लंबा। ये हाईली कॉइल्ड होता है, तभी तो ये हमारे पेट में समा पाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि जब हमने डायग्राम देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो हमने देखा था कि जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, है ना, ये कनेक्टेड थे किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो
पैनक्रियाटिक जूस है या जो बाइल जूस है जो लीवर से मिलता है, ये कहाँ सीक्रेट होता है, कहाँ के मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और फिर फर्दर डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, जैसे फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। जैसे यहाँ पे पूरे अगर हम देखें पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ होता है, जिसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, जब कार्बोहाइड्रेट शुगर में ब्रेक डाउन होता है, फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन फर्दर अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है। जो पैनक्रियाज है वो एक और हार्मोन भी रिलीज़ करता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन, जो क्या करता है हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। दूसरा अगर हम बात करें लीवर की, तो लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, वो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। उसके बाद वो सिक्रीट होता है डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो अगेन फैट को फर्दर ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। यहाँ आप एक और बात नोट कर लीजिए कि जो लीवर है वो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, मतलब हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। और यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो फर्दर कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो देखा जाए तो कंप्लीट हमारे फूड का जो डाइजेशन है वो यहाँ पे हो पाता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें छोटे छोटे विली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। तो जो भी यहाँ पे हमने देखा कि केमिकल डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, इन विली के थ्रू हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होके वो ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं और उसके बाद हमारी पूरी बॉडी में एसिमिलेट होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में आत्मसात होते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन 3 पार्टों में डिवाइड होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम सबसे पहला पार्ट होता है जो स्टमक को जोड़ते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ता है ना, ये देखिए ये सबसे पहला पार्ट। फिर जो मिड पार्ट होता है वो जेजुनम होता है और सबसे लास्ट पार्ट होता है वो इलियम होता है, जो फर्दर जाके किससे कनेक्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो जितने भी डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो मेजरली होता है आपके ड्यूडेनम और जेजुनम में, और जो ये विली है ना ये पाया जाता है इलियम में, जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज बावल या फिर कोलोन भी कहते हैं, और ये सबसे लास्ट पार्ट होता है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, जहाँ पे मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो हैं फूड से एक्सट्रैक्ट हो चुके होते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे मेजरली क्या होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जिसे हम फिर फीसेस कहते हैं, वो डेफिकेशन के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाता है। हम अगर लार्ज इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन से कंपेयर करें तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा वाइडर होता है, लेकिन उससे शॉर्टर होता है। इसका लेंथ होता है 1.5 मीटर या 5 फीट लंबा होता है ये। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसा होता है, ये जो स्टार्टिंग है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन इससे आके मिलता है, इसे कहते हैं सीकम। फिर ये असेंडिंग कोलॉन, कोलॉन जो है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट में। ये असेंडिंग है, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है इसलिए इसे असेंडिंग कोलॉन कहते हैं। ये ट्रांसवर्स कोलॉन कहलाएगा, और ये डिसेंडिंग कोलॉन, क्योंकि ये नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा है। और जहाँ पे ये रेक्टम से मिलता है इसको कहते हैं सिग्मोइड कोलॉन। और फिर रेक्टम कनेक्ट होता है एनस से, जहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी के थ्रू हमारी बॉडी से ये बाहर की ओर निकल जाता है, हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो ये था पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन ह्यूमन बीइंग या पाचन तंत्र, जिसे हम लोगों ने आज डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।